व्यवस्था के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। पीपीपी मॉडल के कानून वो सार्वदेशिक नहीं है, अलग अलग राज्यों ने उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये पीपीपी मॉडल कैसा बनेगा, क्या देश भर में एक समान होगा? हर विश्वविद्यालय का रूप अलग है, हर विश्वविद्यालय का कैरेक्टर अलग है, उसका इतिहास अलग है। ये देखने की बात है। जो 100 साल से 125 साल से विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी अलग परंपराएं हैं, उनकी अपनी अलग ढांचे हैं। जो 5 साल 10 साल के विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग मामले हैं, उनमें अलग प्रकार के विवाद हैं। ये जो आपने स्टेट के अंदर जो व्यवस्था बनाई है 3 आदमियों की, वो उसके लिए सर्वथा मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है, वो नहीं काम कर सकती। फिर आप इसमें जो आपने बताया है और आनंद की बात है, वो ये कहा है आपने कि इसमें 3 व्यक्ति होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और 2 उसमें अन्य व्यक्ति होंगे, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द नेशनल एजुकेशनल ट्राइब्यूनल इंटरनेशनल। मैं इसको स्टेट का वो कहते हैं कि ए पर्सन shall be qualified to be appointed as a member of the state educational tribunal if such person A is not less than 55 years of age, B is of ability, integrity and standing etc., has at least 20 years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters, is or has been a vice chancellor or a person who is or has been of the rank and equivalence of a chief secretary of the state government। अब आपने इसमें 2 व्यक्ति रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक ये एकेडमिक। इज और हैज बीन ए वाइस चांसलर। अब इज और हैज बीन ए वाइस चांसलर ये तो देश में बहुत है, और इसमें से अगर आप किसी मौजूदा वाइस चांसलर को लेंगे तो वो मौजूदा वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी का लेंगे। उसी स्टेट में कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, एफिलिएटिंग का लेंगे कि नॉन एफिलिएटिंग का लेंगे, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। ऐसा वाइस चांसलर मिलना मुश्किल होगा जो दोनों जगह वाइस चांसलर रहा। फिर आप कहते हैं इसमें से एक महिला होना जरूरी है, तो क्या जज वाली महिला होंगी या जो 2 मेंबर्स हैं इनमें से महिला होगी? फिर आप कहते हैं कि ये जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होगा, उस स्टेट के सेक्रेटरी के लेवल का होगा, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसी महिला कहाँ मिलेगी आपको? बहुत कम राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर महिला मिलेगी। तो ये सवाल उठते हैं। अपॉइंटमेंट है, हाँ 55 साल मिनिमम एज 55 साल की रखी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये एज नहीं है। वहाँ तो अगर 10 साल की एक्सपीरियंस है एक अच्छे हाई कोर्ट में तो आप हो सकते हैं। 35 साल में आप राज्यसभा में हो जाते हैं, 21 साल में आप विधानसभा के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, 25 साल में आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो वहाँ 55 साल, तो क्यों ना उसको आप 55 साल का क्या तर्क है? शायद ऐसा लगता है कि कुछ नियर रिटायरमेंट वाले या रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के वास्ते या कुछ ऐसे जजेस के वास्ते आपने कुछ, आपके ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बिरादरी के लिए और आपने अपनी बिरादरी के लिए इंतजाम कर लिया है कि आप लोगों के लिए 200-2500 ट्रिब्यूनल खोल दिए जाए। ये कुछ इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये अपने आप में काफी शंकाएं पैदा करती हैं कि ये व्यावहारिक कैसे होगा। अच्छा, इसी तरह से इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी बड़े उसकी है। वो कहते हैं भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फ्रॉम ए पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय ए सिलेक्शन कमेटी consisting of the Chief Justice of the High Court or its nominee, chairperson, the Chief Secretary of the State Government member, C, an officer of the State Government of the rank and equivalence of a Secretary to the Government of India with experience in dealing with educational matters। अब ये कोई आपने एजुकेशन सेक्रेटरी रखा तो चीफ सेक्रेटरी का मातहत ही होगा, उससे सीनियर तो नहीं होगा। तो एक तरह से ये चीफ जस्टिस के नॉमिनी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में ये रह जाएगा। किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं है कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जाए। उसकी बहुत सारी प्रोन्नतियां और सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। तो ये क्या, इसमें से कौन, और अपॉइंट आप किसको करने जा रहे हैं? जो शिक्षा संस्थाओं के विवादों को तय करेगा। कौन से विवादों को तय करेगा?
रेगुलेटर्स के और उसके बीच में विवादों को तय करेगा, 2 विश्वविद्यालयों के बीच में विवादों को तय करेगा, एफिलिएटिंग और नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज में तय करेगा, विद्यालयों के बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में तय करेगा। यानी इतने बड़े स्कोप के लिए इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सिलेक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए, जो उसमें से लोगों को ला सके। ये एक इसकी इन्फॉर्मिटी है, कमी है, इसको आप जरूर सुधारें। अगर आज नहीं सुधार सकते तो जब आप और बिल लेने लाएंगे ना, उस वक्त इसको सुधार के लाइए, हम उस सुधार को पास करेंगे। लेकिन ये इसके अंदर ऐसी आलोचनात्मक चीजें, कुछ तजुर्बे के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये चलेगा नहीं, ये व्यावहारिक नहीं रहेगा। फिर बाकी बातें तो और सब सामान्य हो। इसी तरह से जो आपका सेंट्रल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके अपॉइंटमेंट में भी आप जरा देखें। उसमें तो एक और मजेदार बात यह है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी, ये चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेंबर है। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये मेंबर हैं। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो इसके मेंबर हैं। और सेक्रेटरी इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसके मेंबर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि लॉ की एजुकेशन, मेडिकल की एजुकेशन, ये इस विधेयक की परिधि के बाहर, क्योंकि तो लॉ वाले आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री कहती है हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है, मेडिकल मिनिस्ट्री कहती है हमारी इससे सहमति नहीं है, आईएमसी और आप में कन्फ्लिक्ट। देखिए, जो यथार्थ है उसको मानिए। आज जो स्थिति है, कल आप सुधार लें तो बात अलग है। मुझे ये बताया गया है कि यहां तक बात है कि ये लोग कहते हैं हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ है तो आप तथ्य सामने रखेंगे। जहां तक वस्तु स्थिति है वो ये है कि और इनमें से कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, मैं जानता हूं कैसे मंत्रालयों के अधिकारियों के काम होती है, जो अपना अधिकार क्षेत्र आपको सौंप देगा। अरे हमने बहुत, आप कोशिश करेंगे ना तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो लेबर मिनिस्ट्री देती है, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के पास होना चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। वो कहते नहीं, ये हमारा कार्याधिकार है। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक आपस में अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, उसे अभी तक आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से, टर्फ वॉर, वो होगी इसके अंदर। और ये नहीं आएंगे लोग, अच्छा आएंगे भी तो इनमें से कौन ऐसा है कि जो उस ट्राइब्यूनल के असली महत्व को समझ सके, बता सके? इसमें से कौन ऐसा है कि जिसको विश्वविद्यालयों के विवाद समझाने का, सुलझाने का, और कैसा आदमी वहां चाहिए इसको जानने का मौका होगा? क्या आप ये समझते हैं कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं, ये सब के सब दुनिया के हर विषय और शिक्षा के हर विषय को जानकार हैं? अगर ठीक से जानकार होते तो श्रीमन शिक्षा की दुर्गति नहीं होती। ये इसीलिए है कि बहुत सारे काम वो लोग करते हैं जो शिक्षा के मर्म को नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षा में बदलाव को नहीं समझ रहे हैं, और जिस बदलाव की आप भाषा बोल रहे हैं उस बदलाव से अनभिज्ञ हैं। फिर मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी परिधि में कैसे आएगा? वो तो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, उसमें 2 सरकारों के बीच में झगड़े होंगे, फर्क है। अनेक सरकारों के सहयोग से बन रहा है। University bill, if you don't mind, there's a separate provision for arbitration. है ना? तो It has nothing to do with this. Yes, this and I'm there's a saying. separate special provision This I'm for saying. mechanism for setting up a tribunal through an arbitration process. तो वो तो हर And विश्वविद्यालय therefore, में please don't confuse Nalanda with this. हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कानून में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है? किसी में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें आर्बिट्रेशन का प्रोविजन। आप स्वयं श्रीमान अध्यापक हैं, आपके विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया हूं उसमें आर्बिट्रेशन है। या आप वकील साहब बैठे हुए हैं, केसेस करते रहे यूनिवर्सिटी के, सब जगह आर्बिट्रेशन है। हाँ, तो अच्छा करते हैं। तो इसलिए हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय से और किसी भारतीय विश्वविद्यालय का झगड़ा हो जाए किसी मामले में, कौन तय करेगा? ऐसे विश्वविद्यालय और खुलेंगे अभी। ये तो एक शुरुआत है। अभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के खुलने चाहिए, खुलेंगे। और कभी आप ही देशों में, दूसरे देशों में जाकर
विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भारत सरकार कहेगा कि तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय हम बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी पहल हम करेंगे, जैसे यहाँ जापान, चीन, थाईलैंड और ये सारे लोग मिलकर के विश्वविद्यालय बना रहे हैं। कल को आप श्रीलंका में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये, हाँ, अरे तो ये आप सवाल देखें, ये सारे विवाद, अगर विवाद इनमें आएगा ना तो भविष्य का सवाल है। आपने कहा कि विवाद बढ़ सकते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेंगे। विवाद तो बढ़ सकते हैं। आप जवाब तो आप बहुत अच्छे वकील हैं, हर एक का दे सकते हैं, उसमें आपके जवाब देने की क्षमता में इस सदन में किसी को, अन्य बहुत एबल वकील हैं, और ये इधर बैठ के इधर का जवाब दे सकते हैं, उधर बैठ के उधर का जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। और बहुत हैं सो कैपेबल। हमारे यहाँ, मैं वकीलों की इस जवाब देने की क्षमता को जानता हूँ। हमारे यहाँ पंडित कन्हैयालाल मिश्रा एडवोकेट जनरल, लब्ध प्रतिष्ठित वकील थे, अपने ज़माने के देश भर के प्रतिष्ठित वकील थे। वो एक बार आए कोर्ट्स में, किसी बाहर से उतर करके सीधे कोर्ट में चले गए और देखा बहस शुरू हो रही है, बोलना शुरू कर दिया। अब जो उनका मुवक्किल था वो बहुत देर तक तो सुनता रहा, फिर बोला, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे विरोधी की बात आप कर रहे हैं। बोले, अच्छा ये है? उनका, नाउ माई लॉर्ड, दिस इज ऑल व्हाट माई एडवर्सरी कुड से, नाउ आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वकीलों की इस क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर आप कल ऐसी स्थिति आ जाए, आप इधर आ जाएं, तो आप फिर वही सारे तर्क देंगे उन्हीं बातों के खिलाफ जो आपने आज कही हैं। मैं आपकी इस क्षमता का मैं कायल हूं और सदन भी कायल है। इसलिए कपिल साहब, उसके बारे में जहां बहुत है ना, इसमें तो मैं मानता हूं। मैंने एक बार इनसे कहा था कि मामले में मेरी वकालत करें, इन्होंने मना कर दिया था, वो बात अलग है। याद नहीं है आपको, मैं बता दूंगा। तो हाँ, नहीं, मैं बातचीत में फीस नहीं दे सकता था, ये बात सही है। आपकी कई पार्टी के लोग, मैंने केस हमेशा फ्री किए। जी बिल्कुल, आप ही की पार्टी के जरूर किए होंगे। तो पैसे का मामला हमारे बीच कभी नहीं आता। नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा केस आपने मना कर दिया था। हैं? हाँ, रीजनेबल है वो, मैंने कहा एबल है साहब, एबल भी है, मैं उसमें कभी मुझे कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब सवाल ये है कि इस बारे में ये भी देखा जाए कि जी नहीं, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद आप श्रीमान इधर खड़े होकर लिया करते थे, मैं उससे कम ही देर लूंगा। आपके आदेश के, आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं, इसमें कोई, आप क्षमा करेंगे। और मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप वैसे भी इन्हीं के मन की बात कह रहे हैं, तो स्वयं कहना चाहते हैं तो जरूर। कहते रहे ना। अच्छा, अब आप ये देखें, आप यही चाहते हैं ना कि डॉक्टर बोल रहे अब आप ये देखते हैं कि एक बात और कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइब्यूनल बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा सकते हैं, उसने एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षण किया है, और वो ये किया है कि जो भी ऐसा ट्रिब्यूनल बने उसमें जुडिशियल मेंबर की संख्या औरों से अधिक होनी चाहिए। वो जजमेंट अलग है डॉक्टर साहब, वो जजमेंट अलग जजमेंट अलग है, वो तो, पर ये तो दोनों, वो जजमेंट का आधार ले रहे हैं ना, ये कि हम ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, और एक जजमेंट ने ये कहा, एक जजमेंट। हाँ, नहीं, अब इसके लिए सवाल ये है कि इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर 3 सदस्य हैं जिसमें एक जुडिशियल मेंबर है और इत्तेफाक से वो बीमार हो गया, तो भी वो जो 2 आदमी हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि जुडिशियल मेंबर का होना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कभी होगी ऐसी बात, मैंने कहा कभी होगी तो उसका विचार तो होना चाहिए, कभी न हो। आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफेक्शन हो उतना रखिए। नहीं, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे।